हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम देखेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करने से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी होता है और साथ में वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है, उसको भी डिजायर लेवल पे रखने में हेल्प होती है। क्योंकि एज ए कस्टमर, देखिए, पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कस्टमर इज अ किंग, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि आपके घर में आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो और वोल्टेज फ्लिकरिंग हो रहा है आपको और डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कंप्लेंट करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो इसी वजह से अगर हर पूरे महीने आपने फ्लिकरिंग वोल्टेज की प्रॉब्लम झेली है और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल थमा दिया जाए, तो आप उसको भरने के लिए बहुत आनाकानी करेंगे। भाई, हमने अच्छी क्वालिटी पावर तो लिया ही नहीं हमने अच्छे से, है ना। तो इस तरह का मैकेनिज्म है। तो पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है, जो जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इस चीज के लिए लगाया गया है कि कंज्यूमर खुश रहे। फैक्ट्री लोड, जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेज है, वो सब के सब, हाँ, वोल्टेज रियल टाइम में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट वो ऐसा फ्लक्चुएट हो कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, है ना। जैसे आप और अभी में बहुत सारी लाइटें लगी इस स्टूडियो में, तो ये पढ़ाते पढ़ाते बार बार अगर फ्लिकरिंग करेगा तो मुझे बार बार डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, हालांकि इस लाइट के पीछे हल्का सा वेरिएशन हो रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा, बट वो मुझे नोटिस में नहीं आ रहा है। तो 5% तक का वेरिएशन चलता है, बट उससे बियॉन्ड नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। तो पूरा का पूरा कस्टमर को खुश करने के लिए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और सारा का सारा चीज होता है। इसलिए देखो, आप कई बार पावर फैक्टर को अच्छा रखने के लिए आपको इंकरेजमेंट किया जाता है। ये टैरिफ वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि भाई आप हाई इफिशिएंट इक्विपमेंट चलाइए आपके घरों में। कई बार जो एसी वगैरह के या टेलीविजन के जो एड आते हैं, खासकर एसी के, तो वहां पर स्टार रेटिंग 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, मतलब कितना इफिशिएंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना कम रहेगा। तो बहुत ही हाई इफिशिएंट। सरकार का जोर होता है कि पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, बट वेस्टेज ऑफ पावर मत करिए। आप पावर जो भी यूज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ पावर यूज करिए और उसके पेमेंट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट क्वालिटी ऑफ पावर यूज करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आपको जो शंट कैपेसिटर के ऊपर जो फॉर्मूले हैं उनसे कैसे डिकोड करना है, कैसे न्यूमेरिकल डील करना है, वो आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एट एन इंडस्ट्रियल सबस्टेशन विद अ 4 मेगावाट लोड, अ कैपेसिटर ऑफ 2 MVAR इज इंस्टॉल्ड टू मेंटेन द लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.97 लैगिंग। इफ द कैपेसिटर गोज आउट ऑफ सर्विस, द लोड पावर फैक्टर बिकम्स। देखिए, क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन में बोला है कि आपका यहां पे जो एक्टिव पावर लोड है, लोड जो लगा है, उसमें जो एक्टिव पावर है वो है 4 मेगावाट का। ठीक है, 4 मेगावाट का लोड लगा, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन है पूरा पूरा, और 4 मेगावाट का एक्टिव पावर लोड है। अ कैपेसिटर ऑफ 2 MVAR इज इंस्टॉल्ड। कैपेसिटर पहले से 2 इंस्टॉल्ड है, और इस कैपेसिटर के साथ में ये पूरे सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर, जो पावर फैक्टर है, इस पूरे सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर फैक्टर है वो कितना है, वो आपका दे रखा है 0.97 लैगिंग, 0.97 लैगिंग। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, एक सेकंड कंडीशन ली कि अगर ये पावर फैक्टर, ये जो आपका कैपेसिटर है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाए, मतलब यहां पे आप कैपेसिटर हट जाए, लगा हुआ कैपेसिटर है, तो पावर फैक्टर कितना है, 0.97 लैगिंग है। अब कैपेसिटर आउट ऑफ सर्विस चले जाए तो पावर फैक्टर आपसे पूछा है कितना होगा। एक्टिव पावर अभी भी कितना है, 4 मेगावाट है। अच्छा, हालांकि यहां पे आपको एक चीज दे रखी कि ये जो QC है वो कितना MVAR है, ये है आपका 2 MVAR है। ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। समझ गए क्वेश्चन उल्टा है। अभी तक हमने जो थ्योरी में डिस्कस किया था कि भाई यहां पर बिना कैपेसिटर के एक पावर फैक्टर था, कैपेसिटर लगाने के बाद पावर फैक्टर क्या होगा, बट हमें क्या लेना देना, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें तो हमारा फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, फॉर्मूला बताया कि जो QC होता है वो होता है Q1 माइनस Q2। अब आपको ध्यान देना है, Q1 क्या था, वो रिएक्टिव पावर जब कैपेसिटेंस नहीं लगा है, और Q2 क्या है, वो रिएक्टिव पावर जब कैपेसिटर लगा है। तो अब आप देखो यहां से QC इक्वल टू क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, P10 φ1 माइनस P10 φ2। चलो आगे बढ़ते हैं, P को कॉमन निकाल लेते हैं। QC इक्वल टू P को मैंने कॉमन निकाल लिया, 10 φ1 माइनस 10 φ2। अब ध्यान देना,
अब phi1 phi2 है कौन सी सिचुएशन, ये हमारी विदाउट, ये कौन सा होता है विदाउट कैपेसिटर, मतलब ये हमारा क्या है हमारा phi1, यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा उसका पावर फैक्टर एंगल कितना है phi1, और ये जो पावर फैक्टर है इसके हिसाब से phi2 निकलेगा। मतलब ये अगर मैं देखूं तो cos phi2 कितना दे रखा है आपको 0.97 दे रखा है, 0.97 दे रखा है। तो अब देखो यहां पर QC कितना है 2 MVAR है, और ये कितना है 4 मेगावाट है, मेगा मेगा से दोनों कैंसिल आउट हो गए, यूनिट बैलेंस हो गए। अंदर की साइड में 10 phi1 तो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है ना, phi1 कैलकुलेट हो जाएगा तो हम cos phi1 कर देंगे तो वो हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है समझे। अब यहां पर 10 phi2 की जगह एंगल निकालना है, तो अभी हमें क्या दे रखा है 0 पॉइंट, तो ये हम यहां से ये बोल सकते हैं कि phi2 की जगह क्या ऐसा लिख सकते हैं हम cos इनवर्स 0.97, cos इनवर्स 0.97, तो यहां पर cos इनवर्स 0.97 कैलकुलेटर में रख देना वैल्यू, है ना। हालांकि ये जेई का क्वेश्चन है भी नहीं, ये गेट का क्वेश्चन एक्चुअल में, ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो सके। एक न्यूमेरिकल ही कराऊंगा क्योंकि जेई में मुझे न्यूमेरिकल ही नहीं मिला, इसके ऊपर जेई के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल ना के बराबर आते हैं, तो इसी वजह से मैंने गेट का, ओल्ड गेट का क्वेश्चन है बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं गेट में भी, बट इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आपको जेई में पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि सर ये कैलकुलेशन आपको बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाएगी, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है 0.8 0.6 पावर फैक्टर, जिनके एंगल्स आपको पता होते हैं। चलो तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1/2 इक्वल टू 10 phi1 जो कि हमें निकालना है। ये करेंगे इसको, तो ये आपका 10 इनवर्स करके, ये मैं कर देता हूं कैलकुलेटर में, तो 14 डिग्री के आसपास आता है ना। इसकी वैल्यू मैं निकाल ही देता हूँ प्रॉपर तरीके से, कैलकुलेटर है हमारे पास। चलिए तो 0.97 cos इनवर्स, तो 14.6 डिग्री आ जाएगा, 14.6 डिग्री, देन 10 14.6 डिग्री, तो यह हो जाएगा 0.25 आ जाएगा, और ये उधर जाके 0.75 हो जाएगा। 10 phi1 इक्वल टू 0.75, 75 का मतलब क्या होता है 3/4, 3/4 10 इनवर्स 3/4, याद है ना स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल 10 इनवर्स 3/4 दैट इज 36.86 डिग्री, है ना। तो ये स्टैंडर्ड एंगल आपको पता होने चाहिए, तो कैलकुलेटर एक ही जगह पे यूज करना पड़ा हमें 36.86, तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos phi1 36.86 पे मतलब 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। अब आपने जैसे ही कैपेसिटर हटा दिया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। विद कैपेसिटर पावर फैक्टर 0.97 है, विदाउट कैपेसिटर पावर फैक्टर डिक्रीमेंट होगा 0.8, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आया क्वेश्चन समझ में। आपको इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, आपको उल्टा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि पावर फैक्टर, इसको कर लेना घर पे कि सपोज करो ये क्वेश्चन बना लेना, 0.8 पावर फैक्टर है, इतना है, कैपेसिटर लगाया तो पावर फैक्टर 0.97 इंप्रूव हुआ, तो बताओ कैपेसिटर बैंक की वैल्यू क्या है। आपको हो सकता है इस पे वोल्टेज वगैरह सब मेंशन करके कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पूछ ले, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे फ्रेम करे जा सकते हैं। बस मुद्दा ये है कि ये इक्वेशन बहुत अच्छे से डिकोड करते आना चाहिए। क्यूसी में है क्या असल में, Q1 क्या है विदाउट कैपेसिटर, Q2 क्या है विद कैपेसिटर, ठीक है समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फॉर एनहांस द पावर ट्रांसमिशन इन लॉन्ग EHV लाइन, है ना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं। द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड इज टू बी कनेक्ट अ सीरीज इंडक्टिव कंपनसेशन, नहीं क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लॉन्ग EHV लाइन में इंडक्टेंस डोमिनेंस होता है लाइन में, इस वजह से हमें कंपनसेट करना है तो कैपेसिटेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा, सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन द लाइन, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारा का सारा थ्योरम पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method is not used in the improvement of power factor of a power network। SSC JEE 2020 का क्वेश्चन है। देखिए यूज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर इन पैरेलल, भाई इससे तो पावर फैक्टर करते हैं, हमें नॉट मेथड, नॉट इज नॉट यूज्ड, इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन सी मेथड यूज नहीं होती। यूज ऑफ सिंक्रोनस कैपेसिटर, भाई ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, एज अ सिंक्रोनस कैपेसिटर। यूज ऑफ हाई पावर फैक्टर इक्विपमेंट, भाई यूज ऑफ कोई भी हाई पावर फैक्टर इक्विपमेंट तो पावर फैक्टर तो इंप्रूव ही करेगा। हाई इंडक्टिव एलिमेंट इन सीरीज विद द लोड, नहीं इंडक्टिव लगा दिया मतलब पावर फैक्टर आप डाउन कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे नॉट पूछा है तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है शंट कंपनसेशन इन EHV लाइन इज यूज्ड टू इंप्रूव। देखिए आपसे पूछा है EHV लाइंस के अंदर, है ना, लोड साइड नहीं पूछा है, लाइन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पूछा है। अब आप बोलोगे सर ट्रांसमिशन लाइन में तो आपने सीरीज कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर ही पढ़ाया,
तो भाई ये जो टैप चेंजिंग हम लोग कर रहे हैं या बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, ये क्या है, शंट में लग रहे हैं भाई, शंट कंपनसेशन भी बोल सकते हैं इनको हम, है ना। कई बार ऐसा नहीं होगा शंट पे कैपेसिटेंस शंट में लगा है, इस वजह से शंट कैपेसिटेंस के नाम से क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है लोड साइड ही लग रहा है। हर वो चीज जो शंट में लग रही है वो शंट कंपनसेशन कहलाती है, चाहे कुछ भी लग रहा हो वहां पे, ठीक है। तो इस चीज पे कंफ्यूज मत होना। तो शंट कंपनसेशन का मतलब कतई नहीं है कि शंट कैपेसिटर की बात हो रही है। शंट कंपनसेशन कोई भी कंपनसेशन डिवाइस हो सकता है। अभी तो हमने बहुत कम पढ़े हैं, आप जब एमटेक या पीएचडी के लिए जाते हो और फैक्ट डिवाइसेस आपने अगर अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, तो फैक्ट डिवाइसेस की एक लंबी चौड़ी लाइन है ना। चलिए, तो शंट कंपनसेशन इन ईएचवी लाइन टू इंप्रूव। तो भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम शंट कंपनसेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टेबिलिटी एंड फॉल्ट लेवल एंड, अब देखो स्टेबिलिटी एंड फॉल्ट, स्टेबिलिटी का काम आता है सीरीज कैपेसिटर के लिए पॉपुलर है वो, सीरीज कंपनसेशन के लिए। अब देखो यहां पर फॉल्ट लेवल एंड वोल्टेज प्रोफाइल, तो फॉल्ट लेवल नहीं बोल सकते। अब देखो वोल्टेज प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी, तो दो चीजें आप यहां पे नोटिस करना कि भाई मैं बताया था आपको एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर के बीच में वोल्टेज प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब ईएचवी लाइन की बात कर रहे हैं तो कोई भी कंपनसेशन हमें क्या करेगा भाई, वहां पे पूरी लंबी लाइन है और बीच में आप कहीं ना कहीं कंपनसेशन कर रहे हैं तो आप पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे थे, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो हमारे प्राइम रीजन क्या है, वोल्टेज प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी, है ना। फॉल्ट लेवल नहीं, फॉल्ट लेवल के लिए क्या होता है, सीरीज रिएक्टर होता है। चलिए, तो वोल्टेज प्रोफाइल एंड क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट आंसर निकालना है। द मोस्ट एक्यूरेट एंड वर्सटाइल मेथड ऑफ अचीविंग रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इज बाय यूजिंग स्विच्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड स्विच विथ कंट्रोल्ड रिएक्टर, सुटेबल सेचुरेबल रिएक्टर विथ कैपेसिटर बैंक, स्विच्ड कैपेसिटर विथ कंट्रोल्ड रिएक्टर। देखिए, स्विच्ड कैपेसिटर विथ कंट्रोल्ड रिएक्टर ये आपका सबसे वर्सेटाइल मेथड है। ये इसी में थायरिस्टर वगैरह सब लगेगा, है ना। कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल्ड स्विच, सारे के सारे फेस कंट्रोल रिएक्टर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कंट्रोल्ड स्विच यूज होंगे सारे के सारे यहाँ पे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर एंड फुल्ली लोडेड। हाँ भाई, फुल लोड बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जनरेट रिएक्टिव पावर ऑन लाइट लोड। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन जनरेट करने का मतलब आप समझिएगा, यहाँ ये जनरेट नहीं कर रहा है, जनरेट का मतलब यहाँ पे उल्टा है। ऐसा नहीं कि सर अगर ट्रांसमिशन लाइन ही रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है तो हम जनरेटर से ले ही क्यों रहे रिएक्टिव पावर, नहीं, यहाँ जनरेट का मतलब अलग है। सपोज करिए देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, अब इसमें क्या हुआ, दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ये ग्राउंड वायर है तो ग्राउंड का भी एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, है ना, ग्राउंड कैपेसिटेंस भी रहेगा। तो अचानक से क्या हुआ, इसमें क्या रहेगा, चार्जिंग करंट जाता रहेगा और ये उसके एवज में हमारा रिएक्टिव पावर देता रहेगा, रिएक्टिव पावर देता रहेगा। वर्चुअली है ना, ये सब वर्चुअल लगा हुआ है क्योंकि दो प्लेट के बीच में कहीं कैपेसिटेंस डेवलप होगा। अचानक से लोड में कमी हुई, है ना, लाइट लोड कंडीशन हुई, तो यहां पर ये जो कैपेसिटेंस है ये यहां का वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज कर देते हैं। इसी को हम फेरेंट इफेक्ट भी बोलते हैं आगे चल के। तो इसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, फुल्ली लोडेड तब तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट जनरेट रिएक्टिव पावर, तो जनरेट कौन, ये जो कैपेसिटेंस है, ये वर्चुअल कैपेसिटेंस है, ये हमारा क्या कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सेंस है जनरेट का मतलब, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना सर जनरेटर की जरूरत ही नहीं, ट्रांसमिशन लाइन से जनरेट हो रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लो, जनरेट रिएक्टिव पावर ऑन फुल्ली लोडेड, नहीं उल्टा लिख दिया उन्होंने, जनरेट रिएक्टिव पावर ऑन लाइट लोड एज वेल एज फुल्ली लोड, नहीं, एक में जनरेट करता है एक में एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर ऑन लाइट लोड, नहीं उल्टा लिखा है ये भी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन लाइन इफ बूस्टर ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू आर टू बी यूज्ड, प्रीफर्ड लोकेशन विल बी एट द रिसीविंग एंड, नहीं, लोड साइड हम लोग बूस्टर ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, एट द सेंडिंग एंड साइड, नहीं, सेंडिंग एंड साइड भी हम लोग, सेंडिंग एंड साइड तो हमारा जनरेटर के आसपास AVR AEC सब है ही। एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, बिल्कुल इंटरमीडिएट में कहीं पर हमें यूज होगा, कहीं में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है, पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड इन पावर हाउस एंड सब स्टेशन इन पैरेलल टू द बस बार टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। भाई इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं सब स्टेशन वगैरह में। दे आर यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन।
नहीं, दे आर यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। दे आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंडक्शन मोटर ऑपरेटेड एट ए लीडिंग पावर फैक्टर। नहीं, इंडक्शन मोटर है वो ऑपरेट लीडिंग पे नहीं, लेगिंग पे ऑपरेट करती है, तब हम लोग यूज करते हैं फैक्ट्रीज में, है ना। तो इंडक्शन मोटर तो लीडिंग पे करेगी नहीं ऑपरेट, लेगिंग पे करेगी। तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है हमें। दे आर यूज्ड इन लार्ज लोड वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड, है ना। कांस्टेंट स्पीड के लिए सिंक्रोनस मोटर हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, है ना। दे आर यूज्ड इन पावर हाउस एंड सब स्टेशन टू पैरेलल टू बस बार, ये सब हम लोग सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन से। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर, और आप जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, तब ये क्वेश्चन और अच्छे से बेहतर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे कुछ था नहीं इसमें, इसलिए मैंने ले लिया था। नेक्स्ट है इंप्रूव पावर फैक्टर। भाई इंप्रूव पावर फैक्टर कौन करेगा? इंप्रूव पावर फैक्टर के लिए कौन पॉपुलर है? शंट कैपेसिटर। कहां गया शंट कैपेसिटर? ठीक है। रिड्यूस दी करंट रिपल, बताता हूं इसको। इंक्रीज द पावर फ्लो लाइन, पावर फ्लो में इंक्रीज कौन करेगा? सीरीज कैपेसिटर। रिड्यूस द फेरेंट इफेक्ट, सीरीज रिएक्टर। फेरेंट इफेक्ट को रिड्यूस, नहीं सीरीज रिएक्टर, हाँ, फेरेंट इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए सीरीज रिएक्टर। डी का फोर्थ तो है ही नहीं, दिख रहा है हमें। नहीं, सीरीज रिएक्टर नहीं, ये हमारा शंट रिएक्टर आएगा ना, शंट रिएक्टर। और ये रिपल, इंक्रीज दी पावर फ्लो, रिड्यूस दी रिपल। देखो एक चीज बताता हूँ, रिड्यूस दी रिपल का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है ना, यहां पर सीरीज रिएक्टर का काम क्या है? सीरीज रिएक्टर का काम क्या है? जैसे फॉल्ट आता है ना, तो फॉल्ट में क्या होगा? प्रीफॉल्ट वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। अब देखिए, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस जितना अच्छा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा, फॉल्ट करंट आपका उतना ही रिड्यूस होगा। फॉल्ट करंट अचानक से आया, स्पाइक मारेगा, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होगा। तो जो ऑसिलेशन से, जो रिपल्स है, वो कहीं ना कहीं क्या होंगे? रिएक्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो डिक्रीज होंगे। तो रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से, मतलब अगर हम एडिशनली सीरीज रिएक्टर यूज करें, तो आपके फॉल्ट लेवल में या रिपल में या फॉल्ट करंट में क्या होगा? रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होता है। तो ये सीरीज रिएक्टर का एक एडवांटेज है। मैंने थ्योरी में भी डिस्कशन कराना रह गया था, बाकी मैंने वहां नोट पॉइंट में लिखवाया आपको, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इंप्रूव करने के लिए ये हमारा, इसके लिए इंप्रूव पावर फैक्टर के लिए कौन पॉपुलर है? शंट कैपेसिटर है। रिड्यूस द रिपल के लिए हमारा कौन सा है? सीरीज रिएक्टर है। इंक्रीज द पावर फ्लो बनाना है, इंक्रीमेंट पावर फ्लो करना है, मतलब सीरीज कैपेसिटर आ जाएगा, सीरीज कैपेसिटर। और रिड्यूस द फेरेंट इफेक्ट, तो शंट आपका रिएक्टर आ जाएगा। तो 4 के मेजर एप्लीकेशंस आपको ध्यान रखना है। चलो अब ऑप्शन मिला लेते हैं, ए का सेकेंड और बी का फोर्थ। तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी का 3 चेक कर लेते हैं, सी का 3 सीरीज कैपेसिटर और डी का फर्स्ट फेरेंट इफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जिससे आपको सारे डिवाइसेस के मेन फंक्शन आपको पता लग गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीरीज कैपेसिटर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस द लाइन लॉस, लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, इंप्रूव लोड पावर फैक्टर। नहीं, सीरीज कैपेसिटर का काम क्या है भाई? वोल्टेज प्रोफाइलिंग और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। वोल्टेज प्रोफाइल और स्टेबिलिटी ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या? कंपनसेट। वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव का मतलब क्या है? कि वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करे। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन EHV लाइन्स इज यूज्ड टू रिड्यूस द लाइन स्टेबिलिटी। कहां गई? इंप्रूव द स्टेबिलिटी, ये हो गया हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो EHV लाइन में सीरीज कैपेसिटर, आप स्टेबिलिटी को ऑप्शन में ढूंढना, है ना। चलो नेक्स्ट है, सीरीज कैपेसिटर इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ EHV लाइन। बिल्कुल सही बात है, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोवाइड वोल्टेज करंट, इंक्रीज द शंट एडमिटेंस ऑफ द रिले, सब बकवास बातें, पहला ही आपको करेक्ट लगाना है, ठीक है। मजा आया। चलो नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्टरी? लो वोल्टेज लाइन, शॉर्ट लाइन्स, हाई वोल्टेज लाइन, लॉन्ग लाइन्स। देखो यहां पे एक्साइटेशन कंट्रोल का मतलब क्या है समझना, क्योंकि इसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। एक्साइटेशन कंट्रोल का मतलब ये जनरेटर की साइड से बात कर रहे हैं कि जो जनरेटर का जो एक्साइटेशन है, अगर हम और कोई भी कंपनसेशन इक्विपमेंट नहीं लगाएं, इसी रिएक्टिव पावर से हम मैनेज करें, तो भाई लंबी लाइंस के लिए, हाई वोल्टेज लाइन के लिए तो हम यूज कर ही नहीं सकते इसको। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर होता है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसके लिए हम कर सकते हैं,
क्योंकि लॉन्ग लाइन होगी नहीं, लो वोल्टेज लाइंस, हाई वोल्टेज लाइंस, है ना, इनका हम लोग वोल्टेज की टर्म में नहीं, यहाँ पे लेंथ की टर्म में बात करेंगे। तो जो शॉर्टर लाइंस है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, उनमें हम एक हद तक अगर हम वहां पे हमारे लोड साइड में नहीं लगाएं तो इस जनरेटर से ही पूर्ति कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के हिसाब से। अदरवाइज तो नॉर्मली लोड साइड अगर जरूरत पड़ रही तो लोड साइड हम लोग लोड साइड लगाएंगे, जनरेटर को डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। बट एक्साइटेशन कंट्रोल का मतलब ये समझिए कि भाई ये एक्साइटेशन जो छोटा सा रिएक्टिव पावर है, इससे शॉर्ट लाइंस की हम पूर्ति कर सकते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर है। काफी पुराना क्वेश्चन है, इस वजह से कभी बार क्लियरिटी नहीं होती जेई में क्वेश्चंस में कई बार, बट उसकी वजह से कॉन्सेप्ट में इधर उधर दाएं बाएं नहीं करना। देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़े से ढंग से नहीं पूछे जाते, उस वजह से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बिगाड़ लेते हैं। आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिए, स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस एग्जाम के हिसाब से 5-10% क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, वो हो सकता है वो गलती से भी ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ढंग से ऑप्शन नहीं डाल रहा है, इस वजह से अपना कॉन्सेप्ट मत गड़बड़ करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एट द लोड सेंटर यूजुअली शंट कैपेसिटर आर यूज्ड, सीरीज कैपेसिटर आर, है ना। मीट द रिएक्टिव पावर, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है भाई, पॉजिटिव वीआर की जरूरत है इनको, शंट रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, इसका मतलब कौन पूर्ति करेगा, शंट कैपेसिटर आर यूज्ड, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहां पे, लोड सेंटर की तरफ बात हो रही है, इस वजह से अच्छा मिड होता तो फिर हम क्या करते, टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की तरफ जाते। तो एट दिस नोट आपका पूरा का पूरा ट्रांसमिशन में जो लास्ट पोर्शन बचा था वो हमने फिनिश कर लिया है। तो यहां से आपका ट्रांसमिशन पूरा का पूरा जेई लेवल का फिनिश होता है। अब अगले लेक्चर में देखो ट्रांसमिशन की बातें अभी और आगे चलेगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सप्लाई सिस्टम पढ़ेंगे, पावर सिस्टम की सप्लाई किस किस तरीके से होती है ना, सब स्टेशन क्या होते हैं, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेंस क्या होता है, फिर उसके साथ में लगे हाथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से सप्लाई सिस्टम के साथ वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है। तो बहुत बढ़िया अगली यूनिट होने वाली, जो कि नई यूनिट होगी। जो लोग गेट की तैयारी करे होंगे वो अगली यूनिट के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे। जैसे हमने पहली यूनिट पढ़ी थी ना जनरेशन वाली, वो गेट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जनरेशन में टैरिफ पढ़ा, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने पढ़ी जो नॉर्मली आप कई बार पढ़ते नहीं हो और वो एग्जाम में आती है, जेई लेवल के एग्जाम्स में। सिमिलरली जो अगली यूनिट होगी हमारी सप्लाई सिस्टम, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात, देखिए कई बार क्या स्टूडेंट की क्वेरी ये रहती है कि जैसे मैं अभी पढ़ाया हूँ, सपोज करो मैंने ट्रांसमिशन पढ़ाया, ट्रांसमिशन में मैंने पढ़ाया क्या क्या पढ़ाया भाई, कि भाई आपको ट्रांसमिशन की एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रजिस्टर देखा, उसमें स्किन इफेक्ट और सब चीज़ देखी। और इंडक्टेंस में मैंने डेरिवेशन नहीं करवाए फार्मूले के, डायरेक्टली आप फार्मूले की समरी बता दी। अब एक महानुभाव थे, एक स्टूडेंट की क्वेरी रही कि सर आप तो ये क्रैश कोर्स टाइप पढ़ा रहे हो, सिर्फ फार्मूले हमको बता दिए, हमको इसके डेरिवेशन डिटेल वर्जन में पढ़ना है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आप जेई की बैच के लिए पढ़ाई कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं, पावर सिस्टम जो पढ़ा रहा हूँ वो किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, एसएससी जेई पढ़ा रहा हूँ या एई, मतलब जेई लेवल के जितने एग्जाम्स हो सके उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। एई या फिर गेट के लिए तो ऑलरेडी मेरा पावर सिस्टम रखा हुआ है ना, मैं दोबारा क्यों पढ़ा था। तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी आपकी जेई लेवल की अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे पढ़ने क्यों आए हो भाई, सारी चीज़ें तो आपके पास भी अवेलेबल है, आप मेरा गेट का कोर्स अलग से भी अवेलेबल है, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मैं अलग से ये कोर्स क्यों शूट कर रहा हूँ या अलग से कुछ बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि इस एग्जाम की डिमांड अलग है, इस एग्जाम की डिमांड अलग है, जेई लेवल के हिसाब से हमें पढ़ना है। बट मैं फिर भी कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो जेई लेवल यहाँ पे है तो मैं आपको थोड़ी सी तैयारी उसके बियॉन्ड करवाऊँ, ताकि एग्जाम प्रेशर में भी आपकी प्रिपरेशन बेहतर रहे दूसरों से। आई बात समझ में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अब मैं उठा के देखो या आप भी उठा के देख सकते हो कि पिछले 20 साल के इतिहास में, एसएससी जेई के इतिहास में, क्योंकि भाई बेंचमार्क तो एसएससी जेई हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि वो एक ऑथेंटिक एग्जाम है, उसको बेंचमार्क अगर लेके चलोगे तो आप ये पाओगे कि आपको 20 साल में मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे पूछे गए हैं कि भाई इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला L = 2 × 10⁻⁷ ln d by r डैश, है ना, r डैश 0.7788 × r, ये इस तरीके का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। 3 फेज की बात करेंगे तो अलग फॉर्मूला है। तो आप ये मान के चलो कि 20 साल में मात्र सिंगल फेज से 1 या 2 फॉर्मूले हैं, 1 या 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इंडक्टेंस के सिर्फ फॉर्मूला, वो भी ऐसा नहीं कि कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पूछा है आपसे या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछा है।
अब मुझे पता है कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं उस एग्जाम में पिछले 20-25 सालों से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच पे फोकस ही नहीं किया है, तो मैं अननेसेसरी वो सारे डेरिवेशन अगर कराने लगा तो आपसे 4 से 5 घंटा तो डेरिवेशन में चले जाएगा कि भाई इंडक्टेंस का डेरिवेशन हमने, जो गेट वाले स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा हमने कितना डिटेल में डेरिवेशंस करे हैं। भाई इंडक्टेंस का सिंगल फेज, 3 फेज, सिंगल फेज में अलग अलग लूप कंडक्टेंस, हर एक का हमने डेरिवेशन किया, हर एक का डेरिवेशन कर करके सारे कंक्लूजन निकाले हैं। तो वो डेरिवेशन अगर मैं यहाँ कराने लगूं तब तो लगेगा तो बहुत बढ़िया, अरे सर क्या ट्रांसमिशन चल रहा है बढ़िया सा, आपने तो 50-60 लेक्चर में तो ट्रांसमिशन ही पढ़ाया। यहाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात नहीं है, क्वालिटी कंटेंट की बात है कि किस क्वालिटी से आप पढ़ सकते हो। यहां मैं 60-70 लेक्चर, 80 लेक्चर पढ़ा सकता हूं, बट वो आपके काम के नहीं, क्योंकि उन लेक्चर्स को रिवाइज करके कैसे जाओगे भाई। आप यहां इसीलिए आए हो या पेमेंट इसीलिए दे रहे हो कि इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई कर सके। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरा रिसर्च करके पढ़ा रहा हूं। इसीलिए आप देखोगे मैंने कुछ आपको वीडियोस ऐसा है कि भाई मैंने सपोज करो कहीं रैंक बूस्टर में शूट करे थे, मैंने सोचा यार ये बच्चे के लिए काम आ सकता है। वेवलेंथ के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर भी मैंने आपको थ्योरी वाला सेगमेंट आपको दिया है, जबकि यहाँ वेवलेंथ और वेलोसिटी से जेईई में क्वेश्चंस नहीं आता है। बट कभी कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और 10 मिनट का कंटेंट अगर वो पढ़ा दिया साथ में तो चलेगा कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी आपको ज्यादा पढ़ाया है, अगर मैं उसको शॉर्ट में पढ़ाने आऊं तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमने और आपने मिलके ट्रांसमिशन के, हमने पूरे ट्रांसमिशन का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल सेगमेंट किया। उसमें आप देखो तमाम एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हमने करे। आप उसमें देखोगे तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन के ऊपर एक, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा, इंडक्टेंस पे तो है ही नहीं। एक पूछा था लूप वाला बस, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं। तो मुझे पता है कि इस सेगमेंट से जब क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उस सेगमेंट में मेहनत क्यों कराऊंगा आपको। मैं अपनी स्पेशलिटी बताने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। यहां पे आपको एग्जाम में क्या काम आएगा वो मैं स्पेशलिटी दिखाने के लिए ऑलरेडी गेट का पढ़ाया, क्योंकि वहां उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। और गेट में भी कई बार हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई ये वाली चीज सिर्फ ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको डेरिवेशन सिर्फ काम के, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि इंटरव्यूज भी देने होते हैं। जेई लेवल्स में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है, आईआईटीज वगैरह में जाके आपको इंटरव्यू नहीं देना है, बट गेट वाले एस्पिरेंट को पीएसयूज में या फिर कहीं इंटरव्यू देना होता है तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी देनी पड़ती है ना। तो इसीलिए कंटेंट में थोड़ा सा फर्क आएगा। और ये नहीं है कि सर हमने तो पैसे दे रखे हैं तो हम तो बिल्कुल क्रैश कोर्स में पढ़ना ही नहीं। क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए काम की है। आई बात समझ में। तो ये इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना चाहे तो किसी भी स्टैंडर्ड किताब से देख लो ना, डेरिवेशन देखना है उसकी नीड नहीं है, फिर भी मर्जी है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अंदाजा इस चीज से लगाइए कि जो एक्चुअल पावर सिस्टम हम जो सेल करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे वो 3000 रुपए में करते हैं सिर्फ पावर सिस्टम, और 2000 में पूरा एसएससी जेईई का कोर्स आपको दे रहे हैं जिसमें मशीन, पावर सिस्टम सब है। बट मैं उस एंगल से नहीं सोच रहा हूं कि यार फीस कम है तो मैं कम पढ़ाऊं, नहीं, मैं पढ़ाऊं उस हिसाब से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एग्जामिनेशन हॉल में जब स्क्रीन खुली रहेगी तो एक बच्चे को लगे कि हाँ यार मैं पढ़ के आया हूं। मुझे उस दिन बहुत बैड फील होगा कि भाई स्टूडेंट को मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया। तो मैं प्रॉपर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, बट फिर अनआर्गल बात आप करने लग जाते हो चैट बॉक्स पे कि सर ये आपने क्या कर दिया, वहां का लेक्चर डाल दिया। कुछ चीज डाली है ऑलरेडी जो मैंने ही पढ़ाई, ऐसा तो दूसरे फैकल्टी की डाल दी मैं अपने ही, सपोज करो ट्रांसमिशन लाइन में मैंने कुछ लेक्चर्स जो मैंने रैंक बूस्टर में शूट करे थे पावर सिस्टम में, उनकी डाली है ताकि आपको एक कंप्लीट थ्योरी एक जगह पे मिल जाए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी मिल जाए। अगर वो मैं वापस से वो पर्टिकुलर लेक्चर शूट करता तो कम कर देता, उससे भी कम कर देता, मुझे लगता है उसकी वो एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा एडिशनल ही पढ़ा रहा हूं, कम नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो क्वेश्चन से कंपेयर करिए, क्वेश्चंस को देखिए इतिहास में क्या क्या कहां से आया है। नहीं तो इधर अदरवाइज हम जनरेशन में कितने लेक्चर पढ़े, हमने अभी तक के पावर सिस्टम में जनरेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि 20 लेक्चर अकेले वहां पे है, क्योंकि वहां टैरिफ हो गया, जनरेशन हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, वो पढ़ाना, और वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जेईई में, इसलिए हमने वहां पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। 10 साल ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत लोगों को गाइड किया है, ठीक है। और अलग अलग चीजें, अब पावर सिस्टम अगर गेट का देखेंगे तो उसको अलग लेवल पे पढ़ाया हमने। नेटवर्क में ट्रांजिएंट को हमने मुश्किल से ये मान के चलिए कि 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में हमने खत्म कर दिया। क्यों? और उसी ट्रांजिएंट को मैं 35 लेक्चर में खत्म करता हूं नेटवर्क थ्योरी में, एक्चुअल नेटवर्क थ्योरी जो गेट के लिए होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है ना। दोनों एग्जाम में इधर पूरे 20 साल में 12 क्वेश्चन पूछे हैं ट्रांजिएंट से, सिर्फ टाइम कांस्टेंट पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं,
बट मैं वहां पे पता चले बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा दूं, उसका कोई सेंस थोड़ी है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीजों पे आपको ध्यान में रखना है। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है वो प्रॉपर R&D, एक लेक्चर शूट करने में मैं चाहता हूँ कि वो लेक्चर आप आधे घंटे में खत्म करें, और उसके पीछे मुझे 2-2 घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि छांटना पड़ता है कंटेंट, ये क्वेश्चन, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो। ताकि क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब में होंगे, क्योंकि जेईई का तैयारी जो स्टूडेंट करता है ना, उसके ऊपर जॉब की तलवार लटकी हुई रहती है। मुझे पता है आप में बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत सारा चीज़ें होगा, बट उसके साथ साथ आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। कहानी सुनाने पे आऊँ तो भाई कुछ कहानी भी सुना सकता, बट मुझे पता है उसका कुछ सेंस नहीं है। एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन स्क्रीन जब खुलेगी तो जो नॉलेज पढ़ाया है वही काम आना है। इसलिए जो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वो छांटे हुए। अब देखो, मैं कंपनसेशन टेक्निक पे बात करूँ तो जितने भी क्वेश्चन है सब थ्योरेटिकल आए हुए हैं। अब मैं चाहता तो सिर्फ 1 लाइनर में बोल देता ये इसका यूज है, ये इसका यूज है, ये नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको लॉजिकल भी बताया कि भाई क्यों चीजें कर रहे हैं, कहां से चीजें हो रही है। बट हाँ, मैं उतना डेप्थ में तो नहीं ले जा सकता जो गेट में ले जाता हूं, क्योंकि उतने डेप्थ की अगर यहां बात करूंगा तो उसका सेंस ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, कोई न्यूमेरिकल ही नहीं पूछा है। एक न्यूमेरिकल कराया है मैंने, वो भी गेट का उठा के, मुझे क्योंकि समझाना था कॉन्सेप्ट के कैसे यूज होता है वो फॉर्मूला, इस वजह से मुझे कराना पड़ा। और ज्यादा आ रहा है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल सर बहुत फीलिंग के साथ पढ़ना है, तो फिर जाइए पावर सिस्टम का, मशीन का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तीनों सब्जेक्ट मिला के 1000 क्वेश्चन, और ये मान के चलिए 110 घंटे, 90 घंटे, 80 घंटे, इनमें वो एक एक सब्जेक्ट फिनिश किया है। बट जेईई लेवल पे बाकी स्टूडेंट का डेकोरम में नहीं खराब करना चाहता ना बेच का, क्योंकि वहां पे आप स्टूडेंट किस चीज के लिए आए वो मुझे ध्यान रखना है, किस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो हालांकि ज़्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट कंफ्यूज है, सबको क्लियरिटी रहती है, बट इक्का दुक्का स्टूडेंट है तो उनको क्लियरिटी में क्या ही बोलूँ उनको, उसके लिए मुझे यहाँ पे बोलना पड़ा कि आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। जो जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप एक एक क्वेश्चन काउंट करके देखना, कितने मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं। आप मुझे अभी जब सिलेबस कंप्लीट होगा आपका तब मैं काउंट करूँगा, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि 1000 तो क्रॉस आराम से होंगे। बट फिर भी आप काउंट करना कि कितने न्यूमेरिकल होंगे। 1000 न्यूमेरिकल आराम से क्रॉस करेंगे पूरे में, और इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इससे वैरायटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ भेड़ चाल करके लेबोरियस करने नहीं आए कि मैं 10,000 क्वेश्चन लगाऊं और सिलेक्ट होऊंगा। नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में करना, रटना नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा नहीं तो रटने से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।